अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। एक इंतज़ार के बाद इंशाअल्लाह ताला आज हमारा ये लेक्चर नंबर 21 में हमारा ये चैप्टर जो है ये वाइंड अप होने वाला है डेप्रिसिएशन का। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था हर लेक्चर में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आऊं जिसमें आप लोग परेशान हो सकते हैं। लेक्चर नंबर 21 इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अच्छा, अब ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन फिर भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों की कोई क्वेरी हुई तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि परेशान मत होइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी आती है, लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज आती है जो मेरी नजरों से मिस हो गई, जो मेरे जहन में था कि यार ये क्वेश्चन तो ये लोग खुद सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग आगे बीच में किसी भी चैप्टर के बीच में उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट मैंने लेक्चर नंबर 20 के अंदर आपको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला पार्ट इसका है, नेम द फॉलोइंग एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 6 अलग अलग इन्होंने हमें अकाउंट्स दिए हुए, 6 अलग अलग अकाउंट्स दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं। इसमें हमें यह बताना है कि इसमें कौन से एक्सपेंस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तमाम एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमारे एसेट्स की कॉस्ट में शामिल होते हैं, जो एसेट्स को खरीदने के लिए जरूरी होते हैं। इन शॉर्ट तमाम एडिशनल कॉस्ट हमारी क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसको हम कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम कॉस्ट में शामिल नहीं करते, जो कि बेसिकली हमारी इनकम में से माइनस होते हैं। अब इसके अंदर हमें यह बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं इसको मेंशन करने के। मैं यहां पे इसको अपने तरीके से मेंशन करता हूं। 2 अलग अलग कॉलम भी बना के कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है। अलग अलग हेडिंग देके भी कर सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेडिंग दी, नीचे लिख दिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हेडिंग दी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया। पहला है ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस पहले हम लोग तमाम एक्सपेंसेस के यहां पे नाम मेंशन कर देते हैं। दूसरा है हमारा पैकिंग चार्जेस। नंबर 3 मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। मेंटेनेंस एंड repairs. Number 4 license fees for current year. Number 5 test run cost. Number 6 cost resulted in the increase in life of assets. अब इसके आगे ये सारी चीजें मैंने ब्लू से मेंशन कर दी। अब इसके आगे मैं ब्लैक से मेंशन कर दूंगा कि ये कौन से एक्सपेंडिचर हैं और
कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू। ट्रांजिट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रास्ते का इंश्योरेंस, फौरन जहन में लेकर आए। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट या रास्ते का जो इंश्योरेंस होता है वो हम लोग एडिशनल कॉस्ट में ऐड करते हैं। फायर इंश्योरेंस एडिशनल कॉस्ट में ऐड नहीं होता, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एसेट्स की कॉस्ट में एडिशनल कॉस्ट में आता है, ऐड होता है। तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके आगे मैंने ब्लैक से लिख दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैकिंग चार्जेस, कोई भी एसेट्स खरीदा उसको पैक करवाया, उसके ऊपर एक खर्चा हुआ, तो पैकिंग चार्जेस भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये भी अगर आएगा तो एडिशनल कॉस्ट में ऐड होगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, रिपेयर कराया, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये कॉस्ट में ऐड नहीं होता। रिपेयर वगैरह ये सब कब होता है, जब कुछ अरसे आप एसेट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद आपने उसको रिपेयर कराया। रिपेयर कराना, मेंटेनेंस कराना, जैसे समझ लें हम गाड़ी को वॉश कराते हैं अपनी, तो उससे हमारे एसेट्स की वैल्यू पे, एसेट्स की कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लाइसेंस फीस फॉर द करंट ईयर, लाइसेंस फीस पे की, लाइसेंस किस चीज का है ये मेंशन नहीं है। लाइसेंस फीस वैसे भी साल के आखिर में पे होती है, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लाइसेंस फीस का हमारे एसेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। टेस्ट रन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड होता है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। कॉस्ट रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन लाइफ ऑफ एसेट्स, कोई भी ऐसी कॉस्ट, कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपने इस्तेमाल किया और जिसके बदले आपके एसेट्स की लाइफ बढ़ गई। मिसाल के तौर पे गाड़ी आपने ली है या आपके पास एक गाड़ी है, उसका इंजन बिल्कुल खत्म हो गया था, उसका इंजन बिल्कुल डेड हालत में था। अगर आप उस गाड़ी को बेचने जाएंगे तो पैसे आपको कम मिलेंगे। वजह, जो सामने वाली पार्टी है वो ये बोलेगी कि यार इसमें तो इंजन का काम है, तो वो पैसे कम देगी। अगर आपने उसका इंजन पूरा बनवा दिया तो आपको उसकी वैल्यू ज्यादा लगेगी, आपको उसकी अमाउंट ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उससे उसकी लाइफ क्या हो गई, बढ़ गई, उससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई। एक मोबाइल फोन है, 5-6 साल तक इस्तेमाल किया, बैटरी भी उसकी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसी तरीके से उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स उसके डैमेज हो चुके हैं। आपने क्या किया, आपने उसको रिपेयर करा दिया। रिपेयर ऐसे कराया, बैटरी चेंज करा दी, जो चीजें उसकी खराब थी वो आपने ठीक करा दी, तो उससे उसकी लाइफ क्या हो गई, दोबारा बढ़ गई। तो कोई भी ऐसा खर्चा जिससे एसेट्स की लाइफ बढ़ जाए, उस एसेट्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए, लाइफ मजीद बढ़ जाए, तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग पेपर में इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आगे मेंशन कर देंगे कि ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू है, इस तरीके से मेंशन कर दें। ये हमारा पार्ट ए था। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, पार्ट बी है, इसमें रिक्वायरमेंट 2 है। पहले है कॉस्ट ऑफ मशीन निकालें और उसके बाद है कंप्यूट डेप्रिशिएबल कॉस्ट, डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालें। पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन निकालेंगे। नाम दिया हुआ है अली रजा एंड कंपनी। कॉस्ट ऑफ मशीन, सबसे पहले लिस्ट प्राइस दी हुई है 2,50,000 रुपए।
उसके बाद दिया हुआ ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस कर देंगे। ₹2.5 लाख का 10%, ये आ जाएगा 25,000 रुपए। रिमेनिंग अमाउंट बच गया 2,25,000। उसके बाद टर्म दी हुई थी 2/10 N/30, ये कैश डिस्काउंट की टर्म थी। आगे लिखा हुआ है सेल टैक्स वॉज पेड एट 5% ऑन द नेट कैश प्राइस। नेट कैश प्राइस पे सेल टैक्स पे किया, नेट कैश प्राइस लिखा हुआ आया है, इसका मतलब ये है कि इनको कैश डिस्काउंट मिल गया। नेट कैश प्राइस जब भी लिखा हुआ आएगा तो समझ जाए इनको कैश डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट इन्होंने अवेल कर लिया। तो लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, 2,25,000, कैश डिस्काउंट पर 2%, माइनस करेंगे इसको, $2,25,000, 2%, 4,500, $2,20,500 या इसकी कैश प्राइस। इसमें ऐड करेंगे एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स दिया हुआ है 5% नेट कैश प्राइस का, 5% नेट कैश प्राइस का। नेट कैश प्राइस है 2,25,000, इसका 5%, 2,25,000 का 5%। यहां पे स्पेस कम है, मैं रब कर रहा हूं। सेल टैक्स किसका निकलेगा, 2,20,500 का 5%, 2,20,500, 5%, 11025। इस अमाउंट का कैश प्राइस का मैंने 5% अमाउंट निकाला है। उसके बाद है फ्रेड इन, $2,475। इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलेशन ऐड होता है कॉस्ट में, 3,000। टूर ईयर फायर इंश्योरेंस इग्नोर कर देंगे। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन द मशीनरी वॉज डैमेज, और उसको रिपेयर कराया, इग्नोर कर देंगे। ये आ जाएंगे हमारे टोटल एडिशनल कॉस्ट। $16,500 कैश प्राइस में ऐड कर लेंगे इसको। टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 2,37,000। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। इसके बाद रिक्वायरमेंट है बी, कंप्यूट डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का मतलब यह होता है कि लाइफ के दौरान कितनी वैल्यू गिरेगी। मिसाल के तौर पे 10 साल एक चीज की लाइफ है, एक चीज की 10 साल के दौरान कितनी वैल्यू डाउन होगी उसको डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते हैं। और स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है 10 साल बाद जो वैल्यू बच जाएगी। एक मिसाल देता हूं, 50,000 रुपए की एक चीज है, मैंने बोला इसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000 है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब लाइफ पास, इसकी फर्ज करें लाइफ 50,000 की चीज है, 10 साल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है। इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 की चीज खरीदी,
10 साल तक चलेगी, 10 साल बाद वैल्यू 5000 रह जाएगी। तो मैं अगर ये बोलूं कि 10 साल में इसकी वैल्यू गिरेगी कितनी, तो आप कहेंगे 50,000 की खरीदी है, 10 साल बाद 5000 वैल्यू रह जाएगी, तो कितनी वैल्यू गिरेगी? 45,000। यानी कि कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को क्या कर दिया? माइनस। ये जो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू हम माइनस करते हैं इसको कहते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस। अगर फर्ज करें ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें हमें कॉस्ट निकालनी है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट हमसे क्या पूछ लिया कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालें, हालांकि उसके क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट नहीं दी हुई, कॉस्ट नहीं दी हुई, ट्रेड डिस्काउंट, कैट डिस्काउंट, एडिशनल कॉस्ट वगैरह सब दी हुई है, लेकिन कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और डेप्रिशिएबल कॉस्ट की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालेंगे। तो यहां पे मैं हेडिंग दे दूंगा डेप्रिशिएबल कॉस्ट की। किसी भी मेथड से क्वेश्चन आए, डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला एक ही रहेगा, डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट अभी हमने निकाली है 2,37,000, ये कॉस्ट हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे। लिखा बता कंप्यूट डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ मशीन एज्यूमिंग 10% एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। इसका मतलब ये हुआ डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकाले मशीन की, अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 10% है, एज्यूमिंग 10% एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। ये बेसिकली जो इसको है ये करेक्शन कर लें, 10% एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। ये 10% एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन जो लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है? 10% एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन है। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू 10% है। 237,000 का 10% 23,700 माइनस करेंगे, ये 10% अमाउंट है 237,000 का। स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट का 10% है, कॉस्ट कितनी थी? 2,37,000, इसका 10% कितना अमाउंट आ जाएगा? 23,700। ये स्क्रैप वैल्यू आ गई, ये स्क्रैप वैल्यू आ गई। इसको यहां से मैंने क्या कर दिया? कॉस्ट में से माइनस 237,000 माइनस 23,700, तो ये अमाउंट बचेगा 2,13,300। ये क्या आ गई? इसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जिसके बाद हमारा एक चैप्टर मेरे हिसाब से वाइंड अप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला लेक्चर नंबर 22 में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इस चैप्टर की तमाम चीजों को एक दफा रिपीटेडली देख लीजिएगा। उम्मीद है रजिस्टर के काफी ज्यादा पेजेस भर चुके होंगे। शुरू से रिव्यू करें, क्वेश्चन निकालें, एक एक चीज को गौर से देखें, चैप्टर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करके अपना आगे बढ़ें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।